नमस्कार। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सुपौल विधानसभा के बसबेट्टी में। जैसा कि सुपौल विधानसभा का जो सीट था वो काफ़ी चर्चा का विषय रहा। बिहार में कई जगहों पर ये चर्चा का अभी भी केंद्र बना हुआ है कि सुपौल विधानसभा का जो सीट है वो यहाँ पर एनडीए गठबंधन से माननीय मंत्री जी विजेंद्र प्रसाद यादव जी को मिलता रहा है। वहीं पर कई बार सेंसर लगा कि यहाँ से किसको और मिलेगा कांग्रेस से, और जो महागठबंधन से यहाँ पर हमारे साथ मिन्नत रामानी जी हैं। फाइनली उन्होंने पार्टी ने इन पर विश्वास पुनः जताया है, क्योंकि पिछली बार इन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिया था और निश्चित तौर पर जनता ने इस बार जो मूड बदला है कि सरकार बदलने की नीति को लेकर के, तो कहीं ना कहीं आयास लगा जा रहा है कि पूरे क्षेत्र में इस बार मिन्नत रामानी जी का काफ़ी वर्चस्व है। और कहीं ना कहीं हम लोग भी जब क्षेत्र में कैंपेनिंग करते हैं तो लोगों का बड़ा ही बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिएक्शन आ रहा है। और इसी मुद्दे को लेकर के और सुपौल में अभी जो नगर परिषद है, इनको लेकर के नगर परिषद में जो नगर पालिकाएँ में जो पुनर्वास है उन पर होल्डिंग टैक्स एक सबसे बड़ा मुद्दा है। जो लाखों लोग, जो हजारों लोग हैं गरीबी से बाहर निकल करके पुनर्वास जिनको मिला है, तो पुनर्वास के नाम पर उन पे 25-25, 30-30 हज़ार का होल्डिंग टैक्स दे दिया है और कह रहा है कि 1 महीने के अंदर जमा नहीं कीजिएगा तो हो सकता है कानूनी कार्यवाही की जाएगी। ऐसे ही मुद्दों पर बात करने के लिए मेरे साथ मिन्नत रामानी जी हैं। मैं बात करूंगा और सुपौल के वर्तमान प्रत्याशी हैं। रामानी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल में। जी, बहुत धन्यवाद आपका। अभी आप लगातार कैंपेन कर रहे हैं, लोगों का एकदम जो जैसे ही आप अभी आपका नॉमिनेशन फाइल हुआ था, हज़ारों की भीड़ थी, लोगों में जनसैलाब उमड़ पड़ा है, लोग बदलाव के मूड में हैं। ऐसे में क्या आप सुपौल में जो लगातार 35 वर्षों से यहाँ पर जो सत्ता कायम कर रखे हैं, उम्र हो चुके हैं, क्या आप उनको इस बार पछाड़ पाएंगे? नहीं, देखिए, सुपौल के साथ एक विडंबना रही कि जो भी प्रत्याशी बन करके माननीय मंत्री जी के खिलाफ आते थे जी, उनको जनरली पिछले 15-20 साल में दोबारा मौका नहीं मिल पाता था। तो जब क्या होता है कि जब एक प्रत्याशी पहली बार आता है तो उनको लोगों को समझने में, अंतिम पायदान तक पहुंचने में समय लगता है। पिछला बार लगभग 18 से 20 दिन के अंदर चुनाव में हमें मौका मिला था जी, और जनता ने लगभग 60,000 जनता ने उस पर यकीन दिया। बिल्कुल। और उन लोगों ने हमारा साथ दिया था। 10-12 हज़ार, 15 हज़ार ज़्यादा से ज़्यादा वोट की और ज़रूरत थी उस वक्त। लेकिन विगत 5 वर्षों में हमारी कोशिश रही कि जनता के बीच में हर उनके सुख दुख में खड़े रहने के लिए हमने प्रयास किया है। उसके बाद जो सबसे बड़ा मुद्दा है, लोगों को बड़ा विश्वास था कि पिछले 20 साल 15 साल में केंद्र में भी एक ही सरकार, बिहार में भी वही एनडीए की सरकार, उसके बावजूद भी ये जो इलाका कोसी का इलाका है, ऐसी क्या मजबूरी रही कि जो अपने आप को सबसे शक्तिशाली मंत्री मानते हैं बिहार सरकार में, उनके क्षेत्र में एक भी कल कारखाने नहीं लग पाए, उनके क्षेत्र में एक भी विश्वविद्यालय की स्थापना नहीं हो सकी। जबकि आप अगर यहाँ से थोड़ा सा पश्चिम जाएंगे तो आपको दरभंगा में हवाई अड्डे भी मिलेंगे और एम्स भी देखने को मिल जाएगा। हालांकि वहाँ भी अभी सिर्फ घोषणा हुई है, अभी तक सुचारू रूप से एम्स वहाँ चालू नहीं हुआ। चालू तो बहुत दूर की बात है, अभी उसका नींव भी नहीं रखा गया। बगल में किशनगंज है, जहाँ के लगातार कांग्रेस के सांसद हैं, कांग्रेस के विधायक हैं। वहाँ आज 2 विश्वविद्यालय है, एक सेंट्रल विश्वविद्यालय है, एक एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय है। तो इसका मतलब ये होता है कि इस पूरे इलाके में सबसे कमज़ोर इलाका जान करके लगता है कि ऐसा चिन्हित करके इस इलाके को रख दिया गया। हम कागज़ों पे विकास की बात करते हैं, लेकिन पलायन का रेट पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा कहीं है तो वो सुपौल का है। आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि जो हमारे इलाके के लोग हैं वो यहाँ से बाहर निकल करके मजदूरी करने के लिए जाते हैं। मजदूरी करके कितना कमा पाते हैं? वो उतना ही कमाते हैं जितना कि उनके दैनिक जीवन का भरण पोषण हो सके। कोसी के इलाकों के लिए जो कांग्रेस सरकार के ज़माने में कोसी प्राधिकरण लागू की गई थी, आज अगर उसको सुचारू रूप से सिर्फ ये चला लिए होते तो निश्चित तौर पे ये इलाका कहीं न कहीं विकास के पायदान पे आगे होता। स्वास्थ्य के क्षेत्र में यूपीए 1 और यूपीए 2 के सरकार में सदर अस्पताल की बिल्डिंग तो बन गई। सच्चाई ये है कि अस्पताल की बिल्डिंग बनने के बाद आज भी वहाँ डॉक्टर नहीं है। आज भी वहाँ आप जाएंगे
तो जो लेबोरेटरी के अंदर में जांच होनी चाहिए थी वो अपने पास वो सिस्टम और सुविधाएं वो नहीं है। सरकार वायदे बहुत करती है, रोज़गार के वायदे इन्होंने किया था, 2 करोड़ रोज़गार प्रतिवर्ष देने की बात कही गई थी। सवाल ये उठता है कि जो बिहार का ये 15 साल में जो ये 30 करोड़ वैकेंसी गई वो कहाँ गई? जी ऐसा क्या चमत्कार हो गया कि जब महागठबंधन की सरकार महज कुछ वर्षों के लिए बनी, जिसमें कि आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी उप मुख्यमंत्री थे, सरकार वही, लेकिन जब इच्छा शक्ति वाले व्यक्ति सामने आए तो 5 लाख लोगों को नौकरी देने के वायदे को पूरा करने के ऊपर उन्होंने प्रयास किया और लाखों लोगों को नौकरी मिली। तो ये तो इच्छा शक्ति पे डिपेंड करता है कि आप अपने प्रदेश के लिए, आप अपने ज़िले के लिए, अपने विधानसभा के लिए आप कितना काम करना चाहते हैं। हम चाहते थे कि अगर पिछले बार मौका मिलता तो आज आपको कम से कम 2-3 कल कारखाने यहाँ देखने को मिल सकते थे। ये जो इलाका है, कोसी का इलाका, यहाँ जो सबसे बड़ी बात है कि पूरे देश आज आपको सुपौल के अंदर में आंध्र प्रदेश का मछली मिल जाएगा जी। तो हमारे यहाँ की मछली को हम आंध्र प्रदेश क्यों नहीं भेज सकते हैं? पूरे दुनिया में जो मखाना जा रहा है, सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, पूरे दुनिया में, आप अमेरिका चले जाइए, कनाडा चले जाइए, साउथ अफ्रीका चले जाइए, वहाँ भी जो मखाना मिल रहा है वो यहीं सुपौल का मिल रहा है, दरभंगा का मिल रहा है, मधुबनी का मिल रहा है। तो हमारे यहाँ के किसानों को जिस मखाने को यहाँ के उद्योगपति उठा करके ले जाते हैं 400 रुपये में, 500 रुपये में, वो वहाँ 2000 रुपये का मिलता है। हवाई अड्डे से लेकर के सिनेमा हॉल के अंदर जब आप मखाना खाएंगे तो वो 400 रुपये का इतना मखाना देता है। बिल्कुल। और वो किसान जब उसको बेचता है तो वही मखाने की कीमत जो है वो 20 रुपये होती है, 30 रुपये होती है। तो अगर हम मखाना प्रोसेसिंग यूनिट अगर यहाँ स्थापित करते तो उससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा तो किसानों को होता। वो मज़दूर जो बाहर जा कर के काम कर रहे हैं, आप उनको यहाँ रोज़गार दे सकते थे। कहीं ना कहीं इस पूरे इलाके के अंदर वो आर्थिक सुदृढ़ीकरण आता। तो रोज़गार आप पैदा नहीं करना चाहते हैं, आप सिर्फ ये कहते हैं कि हमने विकास किया। आपने बिजली की बात कही कि हमने बिजली ला करके गांव-गांव तक दे दिया। हाँ, आपने शहर में बिजली दे दिया, शहर में बिजली दिया, ऊपर से ला करके स्मार्ट मीटर लगा दिया। स्मार्ट मीटर जब लगाया आपने, अब जनता को ये पता ही नहीं चल पा रहा है कि हमारे यहाँ बिजली की खपत जो है वो 150 यूनिट की हो रही है कि 200 यूनिट की हो रही है, या कौन सा रेट आप तय कर रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ जब आप लगाते हैं, इधर देते हैं कि हमने सब्सिडी दे दिया, हमने 1100 रुपये दे दिया। जब तेजस्वी प्रसाद यादव जी, राहुल गांधी जी ने कहा कि हम 2500 रुपये महीना हम अपनी माँ बहनों के खाते में भेजेंगे, तो आपने कहा कि हम 1100 रुपये देंगे। इतने दिन से कहाँ सोए हुए थे आप? महिलाओं को 10,000 रुपये दे करके इन्होंने क्या वोट प्रलोभन के लिए काम किया है? जो 10,000 दिया है, नहीं, उन्होंने 10,000 की घोषणा किया है, और वो भी उनके लिए क्या है जो जीविका में काम करते हैं। सवाल यह है कि हम तो कहते हैं कि जो जीविका में काम कर रही हैं उनको 10,000 नहीं, आपको 20,000 देना चाहिए था। और आप अगर 10,000 भी दे रहे हैं और आप अगर 1100 रुपये महीने देने की बात की है, तो ये जब महागठबंधन की सरकार के लिए जब हमारा घोषणा पत्र तैयार हुआ तो आप अभी क्यों घोषणा कर रहे हैं? अगर आपका नीयत सही है तो आप पिछले 5 साल, 10 साल, 15 साल से आपकी सरकार है, आप दीजिए वो 1100 रुपये महीना आपका एरियर जोड़ करके पिछला 20 साल, आप उनके 20 साल का जो पैसा आपने रखा हुआ उनके खाते में डालिए। जब तेजस्वी यादव जी ने कहा कि हम 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, आपने कहा कि हम 150 यूनिट करेंगे, तो आप 150 यूनिट का 20 साल का पैसा आप किसानों के खाते में वापस करिए। बिहार के लोग जो बाहर जा रहे हैं कमाने खाने के लिए, आप उनसे ये घोषणा दिखाते हैं कि हम बिजली का रेट कम कर देंगे, हम 1100 रुपया महीना दे देंगे। अरे कम से कम जो सरकार, केंद्र की सरकार में जब UPA 2 की सरकार थी तो उस समय जो खाद्य योजना आई तो राशन तो हम 5 kg दे रहे थे। सच्चाई है कि आप जनता से जब जाकर के पूछेंगे तो उसमें भी 1 kg की चोरी हो रही है। बिल्कुल। तो ये सरकार वोट चोरी है, दाना चोरी है, ये तमाम चीज़। और जो जब बचा खुचा कसर होता है तो वो होल्डिंग टैक्स में पूरा करना पड़ता है। होल्डिंग टैक्स 25-25 हज़ार में कई बार कैंपेन किया हूँ पुनर्वास में। गरीब से गरीब लोगों के घर में, एक परिवार में अगर 4 लड़के हैं तो उन चारों मिला करके 1 लाख रुपए तक होल्डिंग टैक्स है। और कहने का कि एक महीना के अंदर जमा करना है, वो कैसे जमा करेंगे वो लोग? देखिए, पहले भ्रष्टाचार होता था, अब क्या हो गया, अब सरकारी भ्रष्टाचार हो गया है। एक प्रत्यक्ष रूप से होता है और एक अप्रत्यक्ष रूप से हो रहा है। तो सरकार ये पैसे होल्डिंग टैक्स के नाम पे कहीं ना कहीं ये भ्रष्टाचार का एक हिस्सा है। ये कि ये कभी आज तक सुनने को नहीं मिला था
कि एक मकान और एक मकान में 4 भाई और चारों को होल्डिंग टैक्स देना पड़ रहा हो, तो इससे बुरा दिन क्या हो सकता है। तो ये सरकार के नियत पे सवाल उठाता है कि आप चाह रहे हैं कि आम जनता को, आम गरीबों को, आम मजदूरों के पैसे को हम किस तरीके से अपने पास ले लें। कभी जीएसटी के नाम पर, कभी होल्डिंग टैक्स के नाम पर, या कोई आप घर से कदम बाहर रखिए। ये तो अपने आप में, अगर आप सुपौल विधानसभा में हैं, अपने ही विधानसभा में एक जगह से आप चले जाइए मोरना, तो बीच में आप टोल टैक्स दीजिए जी। तो अब इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है कि आपके पास जो प्रोजेक्ट है, एक आपने भेजा और बकौर पुल निर्माण करने का काम किया, जिस पे अभी काम चल रहा है, उसका फ़ायदा किसको मिलेगा। अरे भाई, जहां आप पुल को निर्माण कर रहे हैं, आप जब तक उसमें अस्पर नहीं डालेंगे, नीचे के लोगों को फ़ायदा कैसे होगा, लोग उस फ्लाईओवर पे कैसे चढ़ पाएंगे। तो ये किसके लिए आप कर रहे हैं। क्या ये सिर्फ गुजरात के बिजनेसमैन यहाँ से लेकर के बंगाल जाएंगे, बंगाल से गुजरात चले जाएंगे। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात आपने कहा कि कहीं पर कोई लाइनअप नहीं है कि लोग यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो चढ़ पाए पुल पर। कोई न बाढ़ से राहत हो रहा है उस पुल से, और ना उनकी कोई गाड़ी है जो वो चलेगी। नहीं, निश्चित तौर पे इसलिए आपने शहर के अंदर 35 साल से मांगते रह गए शहर के लोग कि आप कम से कम रेलवे के जाम से निजात दिलाइए। आपने एक फ्लाईओवर आरओबी के निर्माण करने का प्रयास किया, उसमें भी वो भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया। हमें तो जनता आकर के ही बताती है कि वो कमीशन के चक्कर में उनको ठेकेदार को छोड़ करके जाना पड़ा। ये बताए माननीय मंत्री जी, सत्ता बताए भी, सुपौल की सत्ता की ऐसी क्या वजह रही, कितना कमीशन मांग लिया गया कि ठेकेदार को छोड़ करके भागना पड़ा। और वो भी आपने जिस पुल का, आप जिस फ्लाईओवर का निर्माण कर रहे हैं आरओबी का, वो एक सबसे पुराने मॉडल के ऊपर में तैयार कर रहे हैं। अरे आप उसको पिलर पे तैयार करते जिससे कि शहर की खूबसूरती बढ़ती, नीचे आप पार्किंग कर सकते थे, नीचे में आप गार्डनिंग कर सकते थे। तो कोई कहीं विजन ही नहीं है कि हम क्या करना चाहते हैं। इसलिए इस बार सुपौल की जनता ने परिवर्तन का मन ठान लिया है। खास करके जो आपने युवाओं का जोश देखा होगा, जिस दिन नामांकन के दिन जिस तरीके से हजारों की तादाद में युवा लोग इकट्ठा हुए और उन लोगों ने ठान लिया है कि बिहार में तो परिवर्तन करेंगे, और उसकी शुरुआत निश्चित तौर से सुपौल से होगी। सुपौल जहाँ तक कि स्टेशन के बगल में ही फ्लाईओवर है, और आप देखेंगे कि वहाँ पर सबसे ज़्यादा अगर एम्बुलेंस जाम में फंसा रहता है, सैकड़ों गाड़ियाँ फंसी रहती है, बीमार लोग, कोर्ट कचहरी आने वाले लोग, उस पार जाने वाले लोग, और हर बार घंटों में ट्रेन 15-20 मिनट पर ट्रेन का आना जाना लगा रहता है। मालगाड़ी से लेकर के और सभी प्रकार की गाड़ियाँ जाती है, पूरा का पूरा जाम रहता है। और फ्लाईओवर की यहाँ पर सख्त आवश्यकता थी, और ये फ्लाईओवर जो है आप कह रहे भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया है। नहीं, निश्चित तौर पे आज ये वायदा किया गया था कि हम 2022 तक से पहले हम इसको पूरा कर देंगे। अब तो 25 बीत गया। आप अगली घोषणा क्यों करना चाहते हैं। आपने जो कम से कम पहले वायदा किया, आप उसको पूरा करके दिखाइए। आपने तो वो किया नहीं। पूरे उस ज़माने से लेकर के आज तक आप एक अदद महिला कॉलेज की स्थापना नहीं कर सके सुपौल में। आप बताइए, सुपौल के अंदर बीएसएस कॉलेज है, डिग्री कॉलेज है, महिला कॉलेज है, उधर विलियम्स हाई स्कूल है और चकला निर्मली हाई स्कूल है। ये तो उसी ज़माने की है जब हमारे पूर्वजों ने उसी में पढ़े। बिल्कुल, आज हम भी उसी में पढ़ रहे हैं, हमारे बच्चे भी वहीं जाएंगे। फिर आपने नई चीज़ क्या किया आपने। वो तो कह रहे हैं महिला सशक्तिकरण की हम बात करते हैं, महिलाओं को आगे लाने की काम कर रहे हैं। नहीं, अब तो हमें सशक्तिकरण तो दिखाना होगा ना। आपने तो कहा था कि हम महिलाओं को पढ़ाएंगे, तो सवाल है कि पढ़ाएंगे तो